Assalamu alaikum. My name is Dr. Moazzam. I am consultant nephrologist and working in Islamabad, Rawalpindi. आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है डायलिसिस और डायलिसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डायलिसिस जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था, जब हमारे गुर्दे काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमें उनको आउट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए जो ऑप्शन जो ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज़ की जाती है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो तरीके से होते हैं, अक्यूट डायलिसिस और दूसरे डायलिसिस होते हैं उसको कहते हैं क्रॉनिक डायलिसिस। अक्यूट डायलिसिस उस वक्त किए जाते हैं जब अचानक गुर्दों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, शुगर की ज़्यादती की वजह से भी हो सकती है और बाज़ औक़ात कोई एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं लाइक प्रेगनेंसी के बाद। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसको अक्यूट डायलिसिस किए जाते हैं और इससे जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से जो डायलिसिस दूसरे किए जाते हैं उसको क्रॉनिक डायलिसिस कहते हैं और ये डायलिसिस जो उनसे होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं और बाज़ औक़ात पेशेंट्स को हफ़्ते में 2 दफ़ा या बाज़ औक़ात 3 दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हमें कैसे पता करना चाहिए कि हम ये डायलिसिस किस टाइम पे करवाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपने गुर्दों का टेस्ट करवा के देखिए और नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब आपके गुर्दों के टेस्ट जो EGFR होता है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं गुर्दों की फंक्शनिंग, अगर वो आपकी लेस दैन 15% पे चली गई है तो हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है और डिपेंड करता है आपकी क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर। कहीं आपका सांस तो नहीं फूल रहा, कहीं वॉमिटिंग वगैरह का इशू तो नहीं हो रहा, या कुछ टेस्ट ऐसे आ जाएँ जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो जाए तो उसमें हमें एमरजेंसी डायलिसिस करने पड़ते हैं। डायलिसिस के लिए जिस तरह मैंने बताया कि जब अक्यूट एमरजेंसी में डायलिसिस करने पड़ते हैं तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं जिस पे हम वो काम करके डायलिसिस इजीली कर सकते हैं। उसमें से एक काम जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कैथेटर इंसर्शंस। वो कैथेटर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा पेशेंट के गर्दन के पास किए जाते हैं डायलिसिस करने के लिए, बाज़ औक़ात वो आपके टांग में डाला जाता है कैथेटर। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि उस वक़्त हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जब वो कैथेटर डाल दिया जाता है उसके बाद इजीली आप डायलिसिस करवा सकते हैं और फर्स्ट सेशन जो डायलिसिस का होता है उसकी मियाद तकरीबन 2 घंटे होती है और दूसरा सेशन डॉक्टर साहब डिस्कस करके आपके साथ तकरीबन 3.5-4 घंटे का डायलिसिस करते हैं। जो डायलिसिस किए जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम उसको ग्रेजुअली डायलिसिस को इनिशिएट करते हैं, एकदम तेज़ी के साथ डायलिसिस नहीं किया जा सकते ताकि उसकी बॉडी यूज्ड हो सके और एडजस्ट कर सके। जो मैंने आपको कैथेटर बताया कि डायलिसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लिए कुछ म्याद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो हम नेक में कैथेटर पास करते हैं डायलिसिस के लिए उसकी म्याद तकरीबन 2 to 3 वीक्स होती है और इसी अरसे में अगर अल्लाह ना करे उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या डायलिसिस के दौरान आपको बुखार होना शुरू हो जाए, सर्दी लगना शुरू हो जाए, तो इट्स मीन कि उसमें इन्फेक्शन है, फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए या उस कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि एक कैथेटर जो टांग में डाला जाता है जिसको हम फेमरल कैथेटर कहते हैं, उसकी मियाद तकरीबन 1 हफ़्ता होती है और डायलिसिस 2 या 3 करने के बाद उसको पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले उसका निकालना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं निकाला जाता तो बाज़ औक़ात उसमें इन्फेक्शन हो सकती है और इसके अलावा टांग सूजने का मसला भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टांग में कैथेटर डाला जाता है उसकी मियाद ज़्यादा कम होती है और अर्जेंट बेसिस पे उसको निकलवा के पेशेंट को घर भेजना चाहिए, उसका ज़्यादा देर रखना सेफ़ नहीं होता। जो आपके गर्दन में डाला जाता है उसकी मियाद तकरीबन 3 वीक्स होती है और 3 हफ़्तों के बाद उसको निकालना ज़रूरी होता है या उसकी जगह पे नया कैथेटर पास करके इन्फेक्शन फ्री डायलिसिस किए जा सकें। ये तो मैंने आपको चीज़ें बताई जो अक्यूट एमरजेंसी में डायलिसिस किए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम प्लान ये करते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए हम एक हाथ पे फिस्टुला बनवा लेते हैं। फिस्टुला मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। यूजुअली आपके लेफ़्ट आर्म के ऊपर ये फिस्टुला बनाया जाता है और आपकी जो 2 खून की नालियाँ लेफ़्ट साइड की आपकी कलाई के पास, इन दोनों को एक माइनर सा ऑपरेशन करके आपस में इनको मिला दिया जाता है। जब वो मिला दिया जाता है तो पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो नाली ज़रा बड़ी हो जाती है और उससे हम ईज़िली डायलिसिस कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर किया जाता है ये यूरोलॉजिस्ट करते हैं या वेस्कुलर सर्जन बनाते हैं इसको। इसके बनने के बाद भी तकरीबन 2 मंथ्स तक इसका इंतज़ार किया जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाए और फिर उसके थ्रू हम डायलिसिस वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं।
अमूमन पहले ये लेफ़्ट आर्म पे बनवाया जाता है। अगर लेफ़्ट पे ना बन सके तो उसके ऊपर ही कलाई के पास छोड़ के आपकी कोहनी के पास ये वाला काम किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपके राइट आर्म में और इसी तरीके से ऊपर कोहनी के पास ये वाला काम किया जा सकता है। और इसकी मियाद जिस तरह मैंने अर्ज़ की तकरीबन बनने के बाद 6 to 8 वीक्स की रिकमेंडेशंस होती हैं कि जिसमें हमने इसको यूज़ नहीं करना होता, उस तक हम वेट करते हैं। और अगर एमरजेंसी सिचुएशन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कैथेटर को दोबारा पास किया जाता है, जो मैंने आपको अर्ज़ की थी, आपके टांग में डाला जाता है या आपके नेक में पास करके उसका डायलिसिस किया जाता है। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डायलिसिस को इनिशिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैं आपको ये गाइड ज़रूर करूँगा कि जब आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करा रहे हैं तो उनसे इन टच रहें, उनसे डिस्कस करते रहें कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो आपका बेहतर एक प्लान तैयार करके रखें और इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उस प्लान को फॉलो कर सकें, जिससे आपके गुर्दों को मज़ीद नुकसान नहीं होगा। और इंशाल्लाह बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, लाइक हार्ट का के ऊपर अफेक्ट असर नहीं होता, आपके लंग्स पे असर नहीं होता। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि लोगों के पेट में पानी जमा हो जाता है, लंग्स में पानी जमा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारे प्रोसीजर हम पहले करवा के रख लें ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आए। थैंक यू सो मच।